हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है उसमें हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है या 3 पोर्शन में इसको कवर करना है और हम भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है वर्क। यदि आप एग्ज़ाम पेपर को स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वर्क से जो क्वेश्चंस हैं वो 2 टाइप के ही पूछे जा रहे हैं और 2 टाइप के ही बनते हैं। वर्क के क्वेश्चन जो 2 टाइप के बनते हैं उनमें से पहला टाइप ये है कि यदि वर्क किया जाए किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स के कारण, मतलब ऐसे फोर्स के कारण हम वर्क डन कैलकुलेट करें जो चेंज ना हो रहा हो, जो वेरिएबल ना हो, ना तो डायरेक्शन के साथ बदले ना किसी टाइम के साथ बदले। यदि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो 10 न्यूटन रहे। दूसरे तरीके का जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फोर्स के कारण, मतलब ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ, जो डायरेक्शन के साथ बदल रहा है। पहले 10 न्यूटन था, कुछ देर के बाद 12 न्यूटन हो गया या उसको घट गया। तो कहने का मतलब यदि फोर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, बदल रहा है तो उसके कारण वर्क डन कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा और कांस्टेंट फोर्स के कारण जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा। अब बात यही नहीं है, बात एक और है कि जो फोर्स हैं वो भी हमारे पास 2 तरीके के होंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यदि आप यूपी पीजीटी और एनबीएस का पेपर डिस्कस करोगे, एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन आता है कि यदि पार्टिकल पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी से लौट के पॉइंट वापस ए पे आया, तो बताइए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी और असंरक्षी बलों के कारण किया गया जो वर्क डन है उसमें क्या डिफरेंस है या कितना वर्क डन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहली यात्रा क्या है, वर्क डन 2 तरीके से होगा, कार्य 2 तरीके से होगा। पहला यूनिफॉर्म फोर्स के कारण, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म फोर्स के कारण। अब हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कि फोर्स भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब संरक्षी और असंरक्षी बल। फिर हम और डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक सेंट्रल और एक नॉन सेंट्रल, मतलब केंद्रीय बल और जो बाकी के जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स बचे हैं केंद्रीय बल को छोड़ के वो सारे नॉन सेंट्रल फोर्स। तो भले ही आप इस बात को लिख सकते हैं, हम आपको लिखवा देते हैं जिससे एक पता रहेगा सीक्वेंस कि हमको काम कैसे करना है। तो हम जो वर्क डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2 तरीके से। हाँ जी, पहला किसके कारण, यूनिफॉर्म फोर्स के कारण, हिंदी में आप लिखेंगे एक समान बल के कारण, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म फोर्स के कारण, जिसको हम पढ़ेंगे मतलब जो इसको कहेंगे असमान बल या परिवर्ती बल। ठीक है, वेरिएबल फोर्स। अब हमारे पास जो फोर्स हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा है असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर हमको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं और फोर्स होती भी क्या है। बिल्कुल हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ध्यान रखना ये चैप्टर जो है ये मैकेनिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बीएससी के मैकेनिक्स पढ़ाएंगे उसमें बहुत डिटेलिंग में हम जाएंगे, केंद्रीय बल के बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर यहाँ भी इंपॉर्टेंस है और वहाँ भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो कंजर्वेटिव फोर्स 2 तरीके के हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है नॉन सेंट्रल। ठीक है, हाँ जी, सभी सेंट्रल फोर्स क्या हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, लेकिन सभी कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल नेचर के नहीं होते या सेंट्रल नहीं होते। अभी सब कुछ लिखवाएंगे डिटेल में। तो ये एक हमारा वर्क को रन करने का, यदि हम वर्क का लेक्चर रन करेंगे तो उसका एक ये ब्लूप्रिंट है कि ऐसे हम इस चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम हटा देते हैं यदि आपने इसको नोट कर लिया है तो।
सबसे पहले हम आपसे पूछें कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो आपके जहन में एक ही बात आती है, आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि सर जो वर्क है वो फोर्स को यदि हम गुणा कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ, यदि हम बल को विस्थापन के साथ गुणा कर दें तो जाहिर सी बात है वर्क मिलेगा। लेकिन ये बताइए सर, हमारे पास जो गुणा है, हमारे पास जो इनटू है, वो भी दो तरीके का है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। आप करना कौन सा पसंद करोगे? तो आपका जवाब होगा कि सर हम स्केलर करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है। तो देखो इधर ध्यान से, वर्क हम भी जानते हैं कि फोर्स का गुणा किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, हमको पता है। लेकिन हम आपको पढ़ा के आए हैं कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि दो वेक्टर का मल्टीपल तो करो लेकिन रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। और एक प्रोडक्ट है वेक्टर, एक क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या कहता है? दोनों प्रोडक्ट ही वेक्टर्स के बीच में होते हैं, ध्यान रखना, सॉरी, दोनों प्रोडक्ट होंगे वेक्टर के बीच में ही, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं। इसका रिजल्ट आता है एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, इसका क्या आता है? एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। आ जाओ इधर, यदि आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया तो आंसर आएगा वर्क मतलब कार्य। और यदि आपने फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट की जगह ध्यान रखना रेडियस भी हो सकती है, कोई डिस्टेंस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, अभी हम समझाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? टॉर्क। तो हमारी डेफिनेशन में वर्क की डेफिनेशन केवल फोर्स का गुणा डिस्प्लेसमेंट से कर देना ही काफ़ी नहीं होगी। हम ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि यदि बल का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल विस्थापन के साथ किया जाएगा तो वर्क मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? चलिए, तो पहला डेफिनेशन बड़ा साधारण सा था, आप इसको लिख भी सकते हैं, यदि बल तथा विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट किया जाए तो हमें वर्क मतलब कार्य प्राप्त होगा। अब इसकी और भी डेफिनेशन बनती हैं। पहली कौन सी बनती है? आ जाओ समझो। सर जी, आप जो W लिख रहे हैं वो है F वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और हम जानते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो यहाँ पे आता है इसका मॉड्यूलस, फिर यहाँ पे आता है इसका मॉड्यूलस, उसके बाद कॉस थीटा। अब बात ये आ गई सर, थीटा क्या है? थीटा है F और S के बीच का एंगल। जैसे ये एक मास है या कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पर फोर्स हमने कुछ इस टाइप से लगा रखा है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कर गया S, मतलब कुछ समय के बाद ये जो ब्लॉक है वो कुछ यहाँ पहुँच गया है, ये लो जी, और इसने S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हमने देखा कि F और S के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो क्या आ जाएगा? थीटा। बात आया? अरे आ गया क्या समझ में? हाँ जी, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखो इसका। अगला ये है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं? दो। एक तो इसकी डायरेक्शन में क्या बनेगा? F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? F sin थीटा। तो क्या हम ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते क्या? विस्थापन की दिशा में बल तथा विस्थापन का गुणनफल वर्क कहलाता है। मतलब अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, विस्थापन की दिशा में बल मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? विस्थापन। सर समझ में नहीं आया? चलो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? F cos थीटा लिख दो, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। तो देखो वर्क वही आया कि नहीं आया? F s cos थीटा। नहीं सर, और भी क्या कंडीशन बन सकती है? और भी बन सकती है। देखो इसी डायग्राम को वापस देखो। मतलब यदि वर्क का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो सवाल नहीं रुकेगा, और यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे तो तकलीफ होगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है जी? ये डिस्प्लेसमेंट है, माना हमारा जो है बॉक्स यहाँ पहुँच गया है, और वर्क कहाँ है?
वर्क तो यही है। अब हमने क्या किया, इस बार डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ले लिए। डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की दिशा में कंपोनेंट कितना, एस कॉस थीटा, और यहाँ कंपोनेंट कितना, एस साइन थीटा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी वर्क की, ध्यान से समझना, बल ओके गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में वहीं लिख देते हैं विस्थापन। चलो सर प्रूफ करो। तो बल कितना है जी, एफ है, विस्थापन कितना है बल की दिशा में, एस कॉस थीटा। तो क्या आंसर आया, एफ एस कॉस थीटा। तो आप चाहें जैसा कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहोगे कि सर यहाँ एफ साइन थीटा भी तो है जो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसी में इसका आंसर है कि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इस वजह से वर्क डन 0 है। क्योंकि एक सेकंड फोन आ रहा है। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इसी वजह से फोर्स 0 है। क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन में क्या आता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है 90। बात आ रहा है समझ में, जितने भी सर्कुलर फोर्सेस हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लो, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड, थर्ड, और ये होगी फोर्थ डेफिनेशन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करें आप इसको, फिर और डिटेल में आपको लेके चलते हैं। हाँ जी, चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। सबसे पहले यह नोट लगा के लिख लो, स्पेशल पॉइंट है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म फोर्स हो, मतलब फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला जो हम प्रोसीजर चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यह केवल एक समान या यूनिफॉर्म फोर्स के लिए वैलिड है, मतलब वैध है या एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, इस बात को स्पेशली नोट करके लिख लेना। इस फोर्स को वहां मत लगा देना जहां फोर्स वेरिएबल आ जाए। कहने का मतलब ऐसा फोर्स आ गया F बराबर 10x आई कैप। इसका मतलब क्या है कि आई की डायरेक्शन में फोर्स x के साथ बदल रहा है। x बराबर 1 लिखोगे 10 न्यूटन, x बराबर 2 लिखोगे तो 20 न्यूटन, x बराबर 3 लिखोगे तो 30 न्यूटन। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है इस केस में, W बराबर एफ एस कॉस थीटा तब लगाओगे जब यूनिफॉर्म फोर्स है। यदि ये दे रखा है तो कुछ और लगाओगे। अभी हम आगे इसको लेंगे, पहले हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ थीटा है हमारे पास, उसकी कई सारी कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तीसरी कंडीशन ये बनती है, सर दूसरी कहाँ आएगी, दूसरी थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। और पांचवी कंडीशन ये बनती है, सर गिनती भूल गए क्या जी, नहीं है, नहीं भूले हैं, देख लो एक बार। हाँ जी, सेकंड कंडीशन क्या बनती है, जब थीटा जो है वो 0 से कैसा हो, बड़ा हो, और 90 से कैसा हो, छोटा हो, उस केस में क्या होगा। और जो आपका फोर्थ कंडीशन है उसको हम 5 को यहाँ लिख लेते हैं, थीटा बराबर 180। तो आप समझ गए होंगे अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन है थीटा जो है वो छोटा है 180 डिग्री से, लेकिन बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, यदि थीटा बराबर 0 है तो हम अच्छे से जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है जी, 0 होता है, सॉरी कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, F इंटू एस। यहाँ वेक्टर में नहीं लगाना है क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है वो ऑलरेडी। ठीक है, या मैग्नीट्यूड है फोर्स का। बात करें 190 वाले की, तो कॉस 90 0 होने के कारण हमारा जो वर्क क्या आएगा, 0। सर ये कब लगेगा, सर ये लगने वाला है जब हमारा फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे उल्टी डायरेक्शन में हो, इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं। तो ये क्या लगेगा, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 90 केस में क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉपर फॉर्मूला तो ये होगा कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 90 का। लेकिन अभी आपको समझाया था ना कि एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट आया था, कॉस 90 करंट 0 हो रहा है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, हर एक सर्कुलर मोशन में ऐसा होगा। हमने आपको डिटेल में समझाया था
जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाई थी आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हर एक पॉइंट पे वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा समझो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है हर एक पॉइंट पे। और क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर वर्क डन का वैल्यू क्या होगा। कई बार क्वेश्चन आया है। तो देखो हम बात करें वेलोसिटी पार्टिकल की कहाँ है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो वेलोसिटी कहाँ है इसकी, इस तरफ है ए पॉइंट पे। यहाँ कहाँ है बी पॉइंट पे वेलोसिटी, इस तरफ है। यदि सी पॉइंट ये है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ है। और डी है तो वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ है। और हम अच्छे से जानते हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई v बराबर क्या है, v बराबर है dx वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है ये डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। ये जो डायरेक्शन है आपको ये दिख रहा है नीचे। चलिए इस डायग्राम को उधर बना रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इधर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसको समझ लेना अच्छे से। हाँ जी देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर हमको ये बताइए कि वर्क डन कितना होगा यदि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हो सकता है कि सन के अराउंड पृथ्वी रिवॉल्व हो रही हो, वो भी कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, क्योंकि सभी सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पर हम वेलोसिटी चेक करें। यदि पार्टिकल जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ कहाँ होगी सर, यहाँ होगी। इस पॉइंट पे कहाँ होगी सर, आगे की तरफ होगी। और यहाँ कहाँ होगी सर, ऊपर की तरफ होगी। बात आया समझ में। लेकिन सर फोर्स की फॉर्मूले में तो फोर्स और वर्क के फॉर्मूले में तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी काहे निकाल रहे हो आप, आपको पता होगा ना कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है तो इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट वो भी इसी तरफ होगा। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, वो भी इसी तरफ होगा। आया। अब फोर्स कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया। फोर्स जब सर्कुलर मोशन होती है तो केंद्रीय बल लगता है। कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। तो ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। कौन सा, एफ सी। वैल्यू क्या होती है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हो आप। तो फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ। एंगल कितना जरा चेक करके बताओ, 90। तो यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू ए है वो cos 90 होने के कारण कितना आ रहा है, 0। बी पॉइंट पे स्टडी करोगे तो फोर्स देखो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि ये तो केंद्रीय बल है, केंद्र की तरफ लगता है हमेशा। केंद्रीय बल की डेफिनेशन यही होती है, जो पॉइंट सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रल फोर्स। तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स। वैल्यू क्या है, वही है। तो देखो एंगल कितना जी, 90। तो यहाँ कितना, 0। आ जाओ, फोर्स कहाँ है, आगे की तरफ। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। यहाँ लगा दिया है एफ सी। सी का मतलब सेंट्रीपिटल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंगल कितना, 90। तो डब्ल्यू सी कितना, 0। इधर इधर आ जाओ। आपको हो सकता है बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन समझ लो वापस। लास्ट टाइम है ये स्टूडेंट बन के पढ़ने का, फिर लेक्चरर बन जाओगे, फिर पढ़ोगे थोड़ी, फिर तो पढ़ाओगे, नेतागिरी करोगे आप। इस वजह से अभी शांति से आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब थीटा बराबर 90 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्क डन हमारा 0 होगा। और 0 होने के कारण ये है। अब हम बात करते हैं बीच वाला कंडीशन। यदि हमारा वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यदि थीटा 0 से और 90 के बीच में, तो जाहिर सी बात है हमको पता है कि सर कॉस थीटा जो है वो 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव होता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। तो इस केस में हमेशा हमारा जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा,
पॉजिटिव आएगा। यदि आप हमसे लिखवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर इधर कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इधर कर लीजिए, ये थीटा क्या है 90 से छोटा है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंगल क्या है जी छोटा है, तो यहाँ वर्क डन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर इसको वापस से हम समझाते हैं एक बार, फटाफट नोट करें भाई। हाँ जी, चलिए अब इन दो केस को स्टडी करते हैं। थीटा बराबर क्या है जी, थीटा बराबर है 180। इसका मतलब हम फोर्स आगे की तरफ लगा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा होगा, पीछे की तरफ। सर क्या ऐसा पॉसिबल है, सर जी क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, आप बताएं है कि नहीं। नेगेटिव आएगा ये बात तो तय है, लेकिन कितना नेगेटिव आएगा, W बराबर एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो एफ एस, मतलब वर्क कैसा है नेगेटिव। ध्यान रखना जी, यदि कहीं इस सोच विचार में हो आप कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, वो बात गलत है। स्केलर जो क्वांटिटी होती है, अदिश जो राशि होती है, वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था और यहाँ आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, नेगेटिव भी आ रही है, यहाँ पे क्या आएगी नेगेटिव आएगी, 90 होगा तब पॉजिटिव आएगी, और इससे पहले क्या आएगी, सॉरी 90 होगा तब जीरो आएगी, इससे पहले पॉजिटिव आएगी। तो वर्क डन एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव होती है। तो कहने का मतलब स्केलर का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। हाँ, हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट था वो ये था कि सर ऐसा कभी पॉसिबल है कि फोर्स हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या। आपको याद होगा, आपको जब हमने फ्रिक्शन डिटेल में पढ़ाया था तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करती थी, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगता था, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की तरफ। तो इस केस में फ्रिक्शन के द्वारा किया गया जो वर्क है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, हम यहाँ से लिखना चाहें तो W बराबर किया गया फोर्स, लगाया गया फोर्स कितना है, फ्रिक्शन FR, ये कितना है S, दोनों के बीच में एंगल कितना है cos 90। तो हम क्या लिखेंगे, FRS माइनस में, अरे cos 90 नहीं cos 180। अब कोई FR की वैल्यू पूछना चाहे, यदि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो क्या लिखेंगे, म्यू लिमिटिंग इंटू R। R क्या होगा, नीचे की तरफ क्या है mg, ऊपर की तरफ क्या है R, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू एस mg, और W कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा म्यू एस mg, ये तो आ गया फ्रिक्शन फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना है 180, तो आ जाएगा -1। ये लो जी, इस तरह से हम किसी भी फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन निकाल सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल हम डिटेल में देंगे, भले ही ना उतारें आप, इसको अभी डिटेल में समझाएंगे। ये तो एक बार बता दिया था कि ऐसा पॉसिबल कब होगा। अच्छा, यदि 90 और 180 के बीच में है तो ध्यान रखना ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा सर, कोई कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये लगा दिया फोर्स, ये लो जी, थीटा बराबर क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उल्टी कंडीशन भी कर लो, ये क्या है F, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, अब भी क्या है थीटा ग्रेटर देन 90 है, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आ गया समझ में। एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं जिससे सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने आपको डिटेलिंग में प्रोजेक्टाइल मोशन समझा रखा है, इस वजह से कह रहे हैं ये सारी सीक्वेंस में चीज़ें चलने वाली हैं। यदि आपने आगे वाला डिस्प्लेसमेंट से लेके और NLM तक आपने यात्रा की है तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हम आगे ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ध्यान से समझो, जब हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो क्या डेफिनेशन दी थी कि यदि किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है। हम चाहते हैं कि u वेलोसिटी से जो आपने पार्टिकल को फेंका है, बताइए पॉइंट A पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए पॉइंट B पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए पॉइंट C पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया हुआ है, तो लिख लीजिए, यदि एक बॉल या कण, ठीक है, यदि एक कण या एक बॉल प्रक्षेप पे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप पे गति
कर रही है तो बिंदु ए बी सी पर वर्क मतलब कार्य होगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे? केवल इतना पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या ये क्या कर दिया, ये बताना है आपको पॉइंट ए के लिए, ये पॉइंट बी के लिए और ये पॉइंट सी के लिए। बताइए क्या कंडीशन लगाएंगे आप, फटाफट बताएं। यदि आपने कोशिश कर लिया है तो इधर देखें, हमने बताया था कि यदि u वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट है। नीचे की तरफ क्या होगा, u cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा, u sin थीटा। ठीक है, हमको पता है कि सर x डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। x डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, बता दिया था डिटेल में। अभी हम बात करते हैं कि x डायरेक्शन पे, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हर एक पॉइंट पे कितनी मिलेगी, ux और ux। लेकिन जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, वो चेंज होती है किसके कारण, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण। हर पॉइंट में नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, यहाँ क्या लगेगा, mg। तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे धीमी होती जाती है और आखिरी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। क्यों, क्योंकि mg जो है वो नीचे की तरफ उसको लाना चाहता है, वो उसके लिए रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे क्या होगा, u sin थीटा घटेगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 0। यहाँ कुछ कम होती है, यहाँ कुछ ज़्यादा होती है। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि वेलोसिटी कितनी होती है, क्या होती है, हमको तो केवल छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, विदिन 10 सेकंड में, 20 सेकंड में करना होता है। और ये भी आपको पता है कि एग्जाम पेपर में, जितने भी एग्जाम पेपर हैं, स्पेशली NBS में, ध्यान रखें, और यूपी PGT में तो हद ही कर दी। NBS में एग्जाम पेपर जो होता है वो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है। करना है, नहीं करोगे तो बाहर। और वैकेंसीज कितनी आती हैं ऑल इंडिया में, 44, 50, 60, ये भी ज़्यादा बता दी। 2080 में तो 37 के आसपास आई थी आई थिंक, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। यूपी PGT में तो महान ही काम है, उसमें तो 1 मिनट भी आपको नहीं देते वो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाके केवल इतना बात सोचना है, पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ, बाहर की तरफ, ये कहाँ है, नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा। 1 सेकेंड होल्ड करें, 1 सेकेंड। हाँ जी, माफ़ी चाहते हैं, आज हमारे साहब जो हैं, असिस्टेंट साहब, वो है नहीं, और इस वजह से सारी व्यवस्था हमारे ऊपर ही है, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आप कंटिन्यू कीजिए वापस, देखिए इधर। हाँ जी, हम कह रहे थे आपसे कि हमको पॉइंट ए पर वर्क डन निकालना है, तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको यदि हम यहाँ बनाएं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए पॉइंट पे। और फोर्स कहाँ है सर, फोर्स है नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ है, फोर्स है नीचे की तरफ। और एंगल कितना है जी, एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90। इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा, किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण। ये भी ध्यान रखना, यहाँ लिख लो, पूरा लिख देते हैं। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य, पूरा लिखना। चलिए देखिए इधर, तो WG क्या होगा, mg मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, हाँ जी क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो उसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, फाइनली नेगेटिव। बात आया समझ में सर। चलिए बात करते हैं, चलो बताइए पॉइंट बी पे क्या होगा। पॉइंट बी पे क्या होने वाला है, पॉइंट बी पे ये मत सोचो आप कि वाई डायरेक्शन वाला 0 है। ये देखो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो पॉइंट बी पे तो एक ही वेलोसिटी है ux। तो कहने का मतलब पॉइंट बी पे पार्टिकल कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, आगे की तरफ, और mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। एंगल कितना है, 90। तो ध्यान रखना पॉइंट बी पर जो वर्क डन है, पॉइंट बी पे जो वर्क डन है वो कितना है, 0। बात करें
पॉइंट सी की, ध्यान से समझे भाई, सी कहाँ है, आगे की तरफ ux, लेकिन हम सी पे बाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी होगी, तो इस पॉइंट पे यदि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो स्पर्शरेखा खींचते टेंजेंट, ये लो जी, जैसे यहाँ खींची थी वैसे ही यहाँ, तो एंगल देखें आप जरा क्या मिल रहा है हमको, ये क्या है नीचे mg, ये क्या है जी, ये है आपके डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, एंगल कितना है लेस देन 90, थीटा क्या है 90 से छोटा है, तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। आप इसको नोट कर लें, आप इसको फटाफट से नोट कर लें भाई, ठीक है। चलिए हाँ जी, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ये है कि यदि एक ब्लॉक को हम लिख देंगे, पहले एक बार समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक ब्लॉक है m मास का, और m मास के ब्लॉक को F फोर्स लगा के, मतलब ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो F है, F फोर्स लगा के इसको ग्राउंड से h हाइट तक, ठीक है, ये जो हाइट है वो h है, यहाँ तक इसको उठाया जाता है। 1 सेकेंड, लो जी, यहाँ तक इसको लेके आए हैं, तो बताइए लगाए गए फोर्स और ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन होगा। यदि m मास के ब्लॉक को F न्यूटन बल लगाकर h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो बताइए अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया बल, अप्लाइड फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लगता है, अप्लाइड फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किया गया कार्य होगा। चलो बताओ कितना आंसर आएगा, आंसर बताओ भाई इसका। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप इसको कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहाँ क्या है कि एक ब्लॉक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए तब तक। यहाँ एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, और फोर्स लगाने की वजह से, शायद हमने ऐसा करवा दिया है आपको क्वेश्चन एक, पर कोई बात नहीं, एक बार और करवा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया है F, और फोर्स की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो S हो गया। यदि इन दोनों के बीच में ब्लॉक की सरफेस और जो सतह है ग्राउंड की, उसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, म्यू मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वस्तु जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो बताइए, हम लिख देते हैं m द्रव्यमान के ब्लॉक को यदि F बल लगाकर, यदि m द्रव्यमान के ब्लॉक को F बल लगाकर S विस्थापित, या S मीटर लिख दो, विस्थापित किया जाता है, हाँ जी, S विस्थापित किया जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स तथा अप्लाइड फोर्स के कारण, मतलब लगाए गए बल F के कारण वर्क डन, कार्य ज्ञात करो, ठीक है। ये कुछ साधारण क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। बाकी का ध्यान रखना, एग्जाम पेपर में न्यूमेरिकली अप्रोच के साथ आता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। हम क्वेश्चन होमवर्क में दे भी देंगे आपको एक। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास m है, और ये जो ब्लॉक है किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग से लटका है तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या होगा, टेंशन होगा, और टेंशन के बारे में आपसे कहा था, यदि तनाव बल के डायरेक्शन आपको निकालनी है तो जहाँ से आप तनाव बल को देख रहे हैं वहाँ से दूर, टू मतलब बाहर की तरफ होगा,
आउटवर्ड होगा, तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखना चाहते हैं, डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा बाहर की तरफ। ध्यान रखना, यदि ये यहाँ ब्लॉक बंद है, ठीक है, कोई केस मान लें कि यहाँ ब्लॉक बंधा हुआ है और यहाँ से आप टेंशन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो यहाँ से कहाँ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो हम मानते हैं कि स्ट्रिंग जो है उससे m मास का पार्टिकल बंधा हुआ है, ये a बराबर g/4 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। किससे जा रहा है, a बराबर g/4 एक्सेलरेशन से। तो बताइए क्या पूछना है, वर्क डन आपको निकालना है, एक तो टेंशन के कारण और वर्क डन निकालना है आपको ग्रेविटी के कारण। हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, वर्क डन आपको टेंशन जो फोर्स लग रहा है उसके कारण कितना वर्क डन होगा, और WG निकालना है। कब निकालना है, जब ब्लॉक यहां से d डिस्टेंस कवर कर ले। कितना कर ले, d डिस्टेंस कवर कर ले। d डिस्टेंस को कवर करने में मास m के द्वारा कितना वर्क डन लगेगा। चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं आप, ग्राउंड से मान लीजिए, ये लो जी, ठीक है। चलिए, तीनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका आ गया होगा। हम वापस समझा रहे हैं, आप कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखो एक बार। ये मास m का ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं F की वजह से, तो वर्क डन दो बन रहे हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स की वजह से और एक बन रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, F(s) cos थीटा। ये कौन सा आ जाएगा, अप्लाइड, और F(g)(s) cos थीटा, दोनों का फॉर्मूला सेम है। चलिए, तो W अप्लाइड की बात करें और ब्लॉक को यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अपन लोग, तो m मास का पार्टिकल यहाँ है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों यदि ऊपर की तरफ है तो थीटा बराबर कितना जी, 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, F(a)(s) कितना है, h, cos 0 कितना, 1। तो आंसर कितना आया, F(h)। F(h) आंसर आया। अब हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 1 kg का मास है, 10 मीटर इसको उठा दिया, तो बताइए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यहाँ कितना आ जाएगा, जो फोर्स आपने लगाया है 20, 30, 40 न्यूटन जो भी लगाया है, ठीक है। चलिए, इसका हम यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ग्रेविटी वाले का, तो देखो इस मास का कितनी हाइट कवर कर रहा है, ऊपर की तरफ h, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ mg, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180। क्यों, क्योंकि देखो h कहाँ है, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ, एंगल कितना जी, 180 डिग्री। तो आंसर कितना, -FGS, और FG कितना होता है, mg होता है, तो mg/s, और s कितना है, h, आपको दिख रहा है। तो आंसर कितना आया जी, mgh। बात आया समझ में। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका भी आंसर आपने निकाल दिया होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहले बता चुके हैं एक बार। सबसे पहले वही वर्क डन 2 के कारण निकलेगा, एक अप्लाइड के कारण, और यहाँ लिख देते हैं ए वर्क डन निकलेगा फ्रिक्शन के कारण। अप्लाइड के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा F अप्लाइड मल्टीप्लाई किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और कॉस कितना, थीटा। F अप्लाइड कितना है, F न्यूटन है, कितना डिस्टेंस कवर किया, S किया है, एंगल बताओ। हाँ जी, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। आंसर कितना आ गया, कॉस 0 डिग्री आ गया, तो Fs। ये लो जी आंसर। वर्क डन कैसा होगा ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। आ जाओ इधर, फ्रिक्शन के कारण निकालना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स है वो लगेगा, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की तरफ, एंगल कितना है जी, 180। तो आंसर क्या आ जाएगा, FRS cos 180। आंसर कितना, -FRS। अब बात ये है कि सर हमको ये बताओ FR की वैल्यू क्या होती है, तो इधर देखो समझाते हैं कि FR होता क्या चीज़ है। बोर्ड पे ध्यान से समझे सभी लोग, फ्रिक्शन के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बोर्ड पे देख लें। फ्रिक्शन जो होता है वैसे 2 तरीके का होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन गतिज फ्रिक्शन और स्थैतिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की इस समय, सीमांत घर्षण बल जो अधिकतम स्थिर अवस्था में गति का विरोध कर सकता है। बहुत डिटेलिंग में वीडियो अपलोड हो चुका है, डेमो वीडियो में भी वो है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो FL जो है, FL बराबर क्या है जी, FL है म्यू S
घर्षण गुणांक जो कि हर एक सतह, हर एक ब्लॉक के बीच में लगता है और ये अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक लगा है, तो ब्लॉक को खिसकाने में जितना घर्षण लगेगा तो उसका एक कोएफिशिएंट होता है म्यू एस, ठीक है। ये स्टैटिक के लिए होता है और काइनेटिक यदि है तो म्यू के आता है। तो म्यू एस इंटू आर, आर क्या है? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन कौन सा लगता है? ऊपर की तरफ। किससे ऊपर की तरफ? सतह से परपेंडिकुलर लगता है हमेशा रिएक्शन, ध्यान रखना। प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स हमेशा सतह से परपेंडिकुलर ही लगेगा। कॉस कितना है जी? 90 है। कॉस 90 होने के कारण क्या होगा? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, और r बराबर किसके हो गए यहाँ पे? mg के। तो r बराबर कितना आ गया जी? mg। कितना आ गया r बराबर? mg। रिएक्शन फोर्स किसके बराबर? mg के बराबर। तो फ्रिक्शन कौन सा? लिमिटिंग। कितना आ गया? म्यू एस इंटू mg। ये लो जी, कौन सा फ्रिक्शन है? म्यू एस इंटू mg। अब ये गतिज अवस्था में है तो आप इसको एफ एल बराबर म्यू के mg लिख सकते हो। सर यदि वो कभी आपको गतिज अवस्था दे तो या ना दे तो क्या करोगे? तो क्या होता है, कभी कभार वो नहीं देता है तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन उसमें काम में ले सकते हैं, वो कभी कभार बराबर मान लेता है। वैसे ध्यान रखना, जो म्यू के होगा, गतिज घर्षण गुणांक होगा, उसका वैल्यू हमेशा कम होता है किससे? म्यू एस से। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है उससे कम होता है। तो ये आ गया फोर्स आ गया। यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? W किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। माइनस आएगा ही, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? म्यू के एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? एस। चलो जी, आंसर आपके सामने। उस क्वेश्चन को आप करके बताओ, क्योंकि हमने एनएलएम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आपको टेंशन का वैल्यू निकालना भी सिखाया था, एस्केलेशन का वैल्यू निकालना भी सिखाया था। आप उस क्वेश्चन को करें और जवाब दें हमको फटाफट। हाँ जी, क्वेश्चन को देखें एक बार। एम मास का पार्टिकल है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? जाहिर सी बात है mg है। जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? g/4 से। तो देखो, कॉमन सेंस का बात ये लगाना है कि t क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? mg से, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो इसी के बेस पे हम इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? g/4 से। कौन जा रहा है? m मास का ब्लॉक। इसका मतलब m इंटू g/4। किसका फॉर्म है ये? ma का। तो एक्सेलरेशन कितना है? a बराबर g/4। तो g/4 एक्सेलरेशन से m पार्टिकल या m ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। रिजल्ट ये है। अच्छा, किसकी वजह से जा रहा है? टेंशन की वजह से। लेकिन ये भी तो घटेगा। तो ये बन गई इक्वेशन। सर एक बार कैसे, वापस बताना। ये लो जी, एक ब्लॉक है या एक ऐसा करो, उसको कार मान लो, माना ऐसा कार होती है। F बराबर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है बराबर 10 न्यूटन। तो हम आपसे पूछें, बताइए कार कितने फोर्स से गतिशील है? आप कहोगे सर 10 न्यूटन से। हम कहेंगे क्यों? 10 भी लग रहा है, 20 भी लग रहा है, 30 कर दो। नहीं, आप क्या कहोगे? ये ज़्यादा है, ये कम है। तो क्या आएगा? F नेट जो इस पर लगने वाला है वो क्या है? 20 - 10 बराबर 10। और डायरेक्शन कहाँ है? आगे की तरफ। तो F नेट बराबर कितना आया? 10 न्यूटन आगे की तरफ। वही तो हमने किया है। ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T ज़्यादा होगा, mg कम होगा। तो T में से mg घटा दिए, डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये लिख रही। वही तो क्या है? F नेट ये है mg/4। T ज़्यादा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो T ज़्यादा होगा, mg नीचे की तरफ है। यदि सोचो, यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता, m मास का पार्टिकल है लेकिन ये g/4 से नीचे जा रहा है, जो आपको अगले करके दिखाना है। नीचे क्या है? mg, ऊपर क्या है? t। हम पूछे बताओ इक्वेशन क्या होगी? कौन सा पार्टिकल आ रहा है नीचे? m मास का। कितने एक्सेलरेशन से? a से। तो m पार्टिकल a एक्सेलरेशन से, तो कितना हो गया? mg/4। लेकिन ये तो आ रहा है, आ किसकी वजह से रहा है? mg की वजह से, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे? mg - t। यहाँ mg में से t घटेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, इस वजह से वो नीचे आ रहा है, या t में से mg घटेगा क्योंकि t ज़्यादा है, ऊपर जा रहा है। चलिए एक बार इसको स्किप कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? mg/4 बराबर t - mg। आप कहेंगे सर इक्वेशन क्यों बनाई? पहले तो इस चीज़ का जवाब दीजिए, हमको कंफ्यूज काहे कर रहे हैं आप? इक्वेशन का जरूरत क्या है? उसने पूछा है कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स अपने आप में फोर्स है। टेंशन क्या है?
फोर्स है। तो यदि हम पूछें आपसे कि वर्क डन टेंशन फोर्स के कारण क्या लिखोगे, आपका लिखोगे टेंशन फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो एस कॉस थीटा। यही तो लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे। अच्छा, ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा? W ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो हमको टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन निकालने के लिए T का रिक्वायरमेंट है, और T तो आपके पास नहीं है, S तो उसने दे रखा है कि S बराबर D मीटर है, S उसने दे रखा है, लेकिन T नहीं है। तो T निकालने के लिए हमको इक्वेशन बनानी पड़ी। तो यहां से देखो T कैसे कैलकुलेट करेंगे, mg को इधर ले आओ, तो T बराबर mg प्लस mg/4, कैपिटल है दोनों, तो कितना आ जाएगा 5 mg/4, कितना आया टेंशन फोर्स। तो यहाँ वर्क डन निकाल दीजिए, WT बराबर mg, लेकिन पूरा टेंशन फोर्स कितना आया था 5 mg/4, तो 5 mg/4 मल्टीप्लाई बाई s कितना है d, और देखो टेंशन कहाँ है ऊपर की तरफ, आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की तरफ, डी डिस्टेंस भी तो ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। क्या लिखेंगे 5 mg/4, ये लो जी आंसर आ गया। और न जाने कितनी बार एग्जाम पेपर्स में आए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख देना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशन के कारण। WG बराबर, हाँ जी, WG बराबर क्या होगा mg मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। mg कहाँ है जी नीचे की तरफ, d कहाँ है ऊपर की तरफ, थीटा कितना 180, तो mg d, आंसर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है माइनस। ये लो जी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लें, आपको फिर 2-3 क्वेश्चन और समझाते हैं आपको फटाफट। हाँ जी, चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट किस चीज़ के लिए हैं सर? ये है वर्क के लिए। तो बताइए वर्क एक कैसी क्वांटिटी है? वर्क सर एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। हाँ जी, ये बताइए सर वर्क पॉजिटिव हो सकता है क्या? अरे सर पॉजिटिव छोड़ो आप, ये तो नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलेगा। और क्या बात है सर, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्केलर भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों मिलेगी। हाँ जी, वर्क का यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब मात्रक। तो मात्रक क्या है सर? मात्रक देखो SI के अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो हम लिखते हैं W बराबर FS, कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। आप कहेंगे सर हमने तो थीटा पढ़ा है डायमेंशन लेस, क्यों होता है डायमेंशन लेस? आपको हमने समझा दिए थे यूनिट डायमेंशन में जब आपको पढ़ाया था। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या है? ये भी मीटर में होता है, मतलब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या आ गया m0 L0 T0, या मात्रक नहीं होता इसका। इसके अलावा थीटा क्या होता है? थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब चाप बटे त्रिज्या, तो ये भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, तो इसका भी क्या हो गया m0 L0 T0। तो केवल जो मात्रक आएगा इसको किस में नापते हैं? न्यूटन में। इसको कितने में नापते हैं? मीटर में। ये आ गया ऐसा यूनिट, ठीक है। MKS में भी कह सकते हो आप इसको। आपसे पूछ ले CGS में बताओ सर, तो CGS में बल को क्या लिखते हैं? डाइन में, ठीक है। किस में? डाइन में, मल्टीप्लाई बाई इसको किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। किस में लिखते हैं? सेमी में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा किस में है ये? CGS में, ध्यान रखना किस में है ये? CGS में, और ये MKS में या SI पद्धति में, ठीक है। चलिए आप हमसे पूछते हैं सर इसका डायमेंशन विमा बता दीजिए। तो जो वर्क डन की विमा है वो है m1, हाँ जी, L2 T-2, ठीक है। कैलकुलेशन करना नहीं बता रहे हैं अभी, आप कई बार सिखा चुके हैं। m1 L2 T-2, हाँ जी। और कोई मात्रक है क्या इसका? बिल्कुल है, एक होता है अर्ग। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर किसके है ये? 1 जूल के। तो जूल भी होता है, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर या 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 अर्ग। क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 अर्ग। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 1 अर्ग बराबर
क्या पूछा था, एक अर्ग बराबर कितना जूल, तो क्या जवाब आएगा बताइए, एक अर्ग बराबर आएगा 10⁻⁷ जूल या 10⁻⁷ न्यूटन इंटू मीटर। चलिए साहब, ये आप याद करें, लिखें। आ गया। चलो, और कहाँ देखने को मिलता है, और बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो होगा 1.6 10⁻⁻19 जूल। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6। हाँ जी, ये ऊर्जा है कि नहीं बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है या नहीं है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भूल गए, W बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता था, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है विभव, इसी को तो हम EV कह रहे हैं। यही किसके बराबर है, ऊर्जा के। वो ऊर्जा क्या होती है, वर्क, और किस में नापते हैं, जूल में। ये लो जी, ठीक है। चलिए सर, एक चीज़ और होती है क्या, एक kWh, हम एक यूनिट जिसको कहते हैं, जो हमारा बिजली का बिल आता है, किलोवाट आवर। तो सबसे पहले समझो इसको, यदि हम जूल में निकालने की कोशिश करें तो देखो जी, 1 किलो मतलब 10⁻³ 1 वाट, पहले इसको लिखें डिटेल में थोड़ा, तो 1 किलो है, 1 वाट है और 1 आवर है, ये है इसका मतलब। तो 1 किलो का मतलब 10⁻³, 1 वाट का मतलब ऊर्जा बटे क्या होता है, टाइम होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या, सॉरी 1 वाट का मतलब क्या है कि ऊर्जा किस में है, जूल में, और नीचे क्या आएगा, सेकंड, तभी तो होगा। तो 1 जूल बटे 1 सेकंड क्या हो गया, 1 वाट। 1 आवर क्या होता है, 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया। हाँ जी, कितनी जीरो हो गई, 10⁻³ 4 5, तो 36 गुणा 10⁻5 क्या बचेगा, जूल। ये लो जी, तो 1 kWh बराबर कितना आया, 36 गुणा 10⁻5, या 1 kWh बराबर लिख सकते हैं 3.6। ये थोड़ा फेमस है 10⁻6 के नाम से। ये लो जी, आंसर आ गया 3.6 10⁻6 जूल। अरे आ गया क्या, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें नोट कर लो, और ऐसा करते हैं, आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, पहले आप ये नोट करो फटाफट। हाँ जी, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो जो आपको करके लाने हैं, जो आपको कल करवाए जाएंगे। पहला तो लिखो, यदि F बराबर आपको दे रखा है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, और S वेक्टर आपको दे रखा है i कैप प्लस 2k कैप प्लस 3j कैप। सीक्वेंस को समझना, हमने खुद से ही सीक्वेंस बदला है। एक एग्जाम पेपर आया था, ठीक है, उसमें सीक्वेंस चेंज था। उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर होगी। उसमें सीक्वेंस अलग था, और उस पेपर को देने वाले 99% स्टूडेंट ने 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया। ये भूल गए कि इधर k लिखा है, इधर j लिखा है, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है तो आप आधी जंग तो वैसे जीत जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। इसको हम स्टार लगा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, तो क्या निकालोगे आप, वर्क डन कैलकुलेट करोगे पहली बात। वर्क डन के अलावा दूसरी चीज़ क्या निकालोगे, एंगल बिटवीन F एंड S, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या निकालोगे, एंगल। और वेक्टर में आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, क्या, F आप निकालोगे S का मतलब डिस्प्लेसमेंट का F की दिशा में प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप निकालोगे। निकलवाया था, बहुत निकलवाए थे। चलो आ जाओ, लास्ट टॉपिक था उस समय अपना, है ना। तो उस लास्ट टॉपिक में आपको ये समझा दिया था हमने कि प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज कोशिश करना, कल करवाएंगे। इधर देखो, अगला क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, ये एक m मास का पार्टिकल है और ये ब्लॉक है, और ब्लॉक इस बार जा रहा है नीचे 3g/4 से। कितने जा रहा है, a बराबर 3g/4 से जा रहा है, और ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन, नीचे की तरफ क्या है, mg। तो आपको क्या करना है, यदि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस कवर करता है तो आपको वर्क डन बाई टेंशन फोर्स निकालना है, और वर्क डन बाई क्या निकालना है, ग्रेविटी,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? चलो, एक पार्टिकल है, ब्लॉक मास m, और ये जो मास m है ये है 10 kg का। कितने का मास है? 10 kg का। और आगे इस पे फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे mg/10 ऐसा करो 200 न्यूटन का कर लो इसको, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दे रखा है 0.1। कितना दे रखा है जी? 0.1। ओके, इसके अलावा हम आपसे पूछें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक वो हुआ है 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, लगेगा, जाहिर सी बात है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं W फ्रिक्शन कितना और WF कितना, मतलब अप्लाइड कितना। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा इसका। वो ट्रिक जो हम लगाना चाहते हैं इसमें, जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन दिया है वो इसमें है कि नहीं। mg/10 10। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए फिर। इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। कितने का? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अरे बताओ कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का। और पॉइंट ये दे रखा है म्यू बराबर 2। कितना दे रखा है? म्यू बराबर 2। ध्यान रखना म्यू का कोई यूनिट नहीं होता। म्यू का मतलब जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसका यूनिट नहीं होता। इसका जो वैल्यू है वो है इस बार 100 kg। कितना है जी? 100 kg। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना है और 5 न्यूटन के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 5 वर्क डन बाई 5 न्यूटन और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। चलो फटाफट करके बताइएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ध्यान रखना अब पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फटाफट से लिख लें, कल आपसे मुलाकात होगी।